कहेंगे तो हम तो नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वो शास्त्रीय विधि नहीं है। शास्त्रीयता में, शुद्धता में निश्चित तौर से विश्वास होना चाहिए। परंपराओं में, संस्कारों में जरूर कहीं ना कहीं अपनी जो जड़ है, जो अपनी पैठ है, जो अपनी लोक संस्कृति है, जो लोक विश्वास है, वो वहीं पे वास करता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप तमाम सारे लोग जो यहां पे मौजूद हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बात करूंगा आज जो बातचीत का सिलसिला जोड़ने हैं, मैं उससे पहले एक रिक्वेस्ट करने आया हूं, और सभी से रिक्वेस्ट है। कल बहुत ज्यादा गहमा गहमी थी, बहुत ज्यादा। आज उससे ज्यादा हो सकती है, कल उससे ज्यादा हो सकती है। आप पूछेंगे क्यों? आ गए आप लोग जी, पूछेंगे क्यों? मैं जानता हूं कि 24 धीरे धीरे सरक रहा है और नजदीक आ रहा है। मेरा रोज का यही है, रोज मैं निकलता हूं, बातचीत करता हूं, लोगों से जुड़ता हूं। उसका मतलब ये होता नहीं, मैं आ रहा हूं यासिर साहब, आपको सब मतलब मालूम, आप तो सारा मतलब समझा दोगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, 24 नजदीक है और बहुत सारे लोग बहुत तरह से बात को रखना चाहते हैं, लेकिन होता क्या, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बहुत संजीदगी के साथ कहना चाहता हूं। बहुत सारे लोग यहां पर अपनी बात कहने आते हैं, बहुत परेशान होते हैं, अपनी कोई चीज कहने के लिए आते हैं, कहीं कोई हेल्प, कहीं कोई चीज मिल जाए। पहली बात तो मुझे एक बात बहुत नाराजगी है कि मैंने कई बार कहा कि महिलाओं को आगे आने देना चाहिए, लोगों को नहीं आने देते लोग, और उनको पीछे से या तो खड़े होते हैं या वो चुपचाप खड़े होकर चले जाते हैं। तो आप समझ लीजिए, आप सब कितने बुद्धिमान और कितने ईमानदार हैं इस मामले में कि बात बोलने के देना चाहिए। तो कम से कम रुको, बढ़िया, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं सारी, तुमको 3 बार टोकूंगा, चौथी बार नहीं टोकूंगा। बढ़िया, नहीं मैं तुम्हें समझा दिया, अच्छी तरह से समझा दिया, तुम्हारे लिए कह रहा था मैं, चुपचाप खड़े रहना, नहीं मैं भगाऊंगा तुम्हें, मैं पक्का भगा दूंगा शुरुआत से ही। मैं जिस बात के लिए आपको इशारा कर रहा हूं वो ये कि वो जो लोग बात कहने आए, वो बात कह नहीं पाते अपनी, और निराश होकर चले जाते हैं। फिर वो मेरे पास आते, जब मैं जा रहा होता हूं, मैं 4 दिन से आ रहा हूं, कोई कहता है 2 हफ्ते से आ रहा हूं, कोई 3। कल अपने बेटे के साथ आई थी आप, कल इतना हल्ला था, सुनी नहीं पाया मैं बात। सब लड़ने को लगे पड़े थे, हैं? सब झगड़ा ही कर रहे थे। हाँ, सब झगड़ा ही कर रहे हैं, ये झगड़ा तो चलता ही रहेगा। बारी बारी से समझाना अपनी बात को, बारी बारी से समझाएं। देखिए, और आपने पढ़ाई की है 12वीं तक, है ना? मुझे मालूम है 12वीं जो है पारंपरिक रूप से वो पढ़ाई का सबसे बड़ा दर्जा है, लेकिन आपको ये बात समझ में आती है, लेकिन उनको क्यों नहीं समझ में आती जो यहाँ पे बैठ जाइए चुपचाप, उनको क्यों नहीं समझ में आती जो यहाँ पे बहस करने के लिए आते हैं? मुझे नहीं समझ में आया, क्यों नहीं समझ में आती? आपको समझ में आती है? कह नहीं, आप एक एक करके बोलिए। आज मैं नियम बनाता हूं, एक ही एक करके बोलेंगे और समझेंगे सारे लोग। जितनी बातचीत का सिलसिला है मैं वहीं से जोड़ूंगा। और आज भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन, ज्योति जी आज हमारे साथ मौजूद है, तीसरा दिन है, और इधर से ट्विटर की वॉर तेज है और उधर से बातचीत का दौर बहुत तेज है। हैदर साहब कुछ कहना चाहते हैं? हैदर साहब यहां आते हैं, कभी कभी आते हैं। हैदर साहब जैसे आते हैं वैसे उपाध्याय जी भी आते हैं। उपाध्याय जी नाराज हैं थोड़ा सा, लेकिन उपाध्याय जी की नाराजगी दूर करी जाएगी, जरूर की जाएगी। जी हैदर जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2024 के चुनाव आ रहे हैं, कोई बात है, आने दीजिए। अरे जीत तो मोदी जी की निश्चित है ही, वो प्रधानमंत्री तो थे हैं और अगले 50 साल तक रहेंगे। 50 साल? ठीक है, अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं, हैदर साहब ने हींग ज्यादा डाल दी हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उनको इजाजत है। आदमी कहना चाहता है तो कहते कहते कह देता है, इसमें कोई गलत बात नहीं। उन्होंने कहा उनका प्रेम है कि 50 साल रहेंगे, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, कोई अपनी बात कह सकता है। जनाब ये बात यहां तक नहीं थी। आज भारत यात्रा जब शुरू हुई तो मैं पढ़ना चाहता हूं, भारत जोड़ो को लेकर बात हो रही है, बहुत परंपरा से बात हो रही है कि भारत जोड़ो क्या। राहुल गांधी ने कहा, कल एक लड़की ने पूछा कि भारत जोड़ो का मतलब क्या है। एक लड़की ने उस यात्रा में तो पूछा कि हाँ, कि एक लड़की ने पूछा कि मतलब क्या है भारत जोड़ो का। तो मैंने पलटकर उससे सवाल पूछा कि भारत क्या है। मैंने लड़की से पूछा कि भारत क्या है। लड़की का जवाब आया, भारत यहाँ के लोग हैं जो सौहार्द से रहते हैं, यानी प्रेम भाव से रहते हैं। मैंने पूछा, यानी राहुल गांधी ने फिर पूछा कि अगर भारत के लोग आपसी सामंजस्य में नहीं रहते हैं तो
यानी प्रेम भाव से नहीं रहते हैं। तो जवाब आया, उस लड़की ने कहा कि वो भारत नहीं है, वो भारत नहीं है। सवाल है कि क्या भारत के लोग सौहार्द से जी रहे हैं, आपसी प्रेम भाव से तमाम भारत के लोग रह रहे हैं? जहां तक मैं देख सकता हूं, राहुल गांधी कह रहे हैं भारत धर्म के नाम पर बटा हुआ है। मैंने पहले तो बता दिया, आप भी बता दो पहले से, हम भी बता देते हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, आराम से बहस को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जी यादर जिलानी। देखिए, राहुल गांधी जी ने लड़की का जवाब दिया। उनको जवाब देना था कि 84 में जब जघन्य हत्याकांड इसी दिल्ली से लेके पूरे आधे भारत में सरदार भाइयों के साथ किया गया था, उस वक्त कौन सी मोहब्बत भारत के अंदर थी? हाशिमपुरा, जिसमें 40 से 41 लोगों को खड़ा करके तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के एक ऑर्डर पे मरवा दिया गया था, उस वक्त भारत में कौन सी मोहब्बत? मुख्यमंत्री के आदेश पे नहीं किया गया होगा, लेकिन हाँ भाई साहब, अब देखिए, बात सुन लीजिए। नहीं, बात सुनूंगा, लेकिन ये मुख्यमंत्री के आदेश में थोड़ी ना हो सकता है। तर्क की बात कर रहे हैं, जो रिपोर्ट है पीएससी का जो जवाब कोर्ट में पीएससी की बात में उसकी भूमिका पे, पीएससी की भूमिका पर बात हो जाएगी। तत्कालीन मुख्यमंत्री का भी नाम है। इस तरीके से सुन लीजिए नहीं, जब आप उस लड़की का जवाब दे रहे थे, जब उस लड़की का जवाब देखिए, नहीं, भविष्य की चिंता उस वक्त भूल गए थे आप। देखिए, मैं इस तरीके से ये विजन जो है, मैं आपको सुनिए जनाबे आली, मैं आपको 20 सेकंड पूरा देता हूँ, कंप्लीट करिए, देन आई विल कम टू हिम। मैं हमारे आपके बीच से एक अभी हैदर भाई करके एक भाई हैं, खड़े हैं, बैठे हुए हैं, हाँ, खड़े हैं, हाँ, उन्होंने क्या कहा, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाता हूं। वैकेंसी नहीं है 2024 में, कुछ भी कर लें राहुल गांधी। उन्हें शुरुआत करनी थी जो आदिवासी महिलाओं के साथ छत्तीसगढ़ में। कैलाश में सब बढ़िया है, सुंदर, कैलाश में सब सुंदर चल रहा है, बस आनंद रहो कैलाश में। तो कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं है 24 में। नाउ यू रिप्लाई। जी, मैं आऊंगा, तारुफ हमने कराया नहीं है। सवाई 10 सेकंड पहले मैंने लिया जी, मैं आपका दूंगा। ये भारत का महान लोकतंत्र जो है, वो जितने भी यहाँ से मगरूर हाकिम थे, उनको सबक सिखाया है। इंदिरा गांधी भी कहती थी कि इंदिरा के बाद कौन, कोई नहीं, लेकिन यहाँ से सबक सिखाया गया ना। इसलिए जो मगरूर हैं, जो घमंड में है कि 24 में वैकेंसी नहीं, वो जान ले कि यही भारत की जनता है जो सत्ता पलटना चाह रही है। और सुन लीजिए आप मेरी बात, मैं सिर्फ अपनी बात, अरे अपनी बात पूरी कर लो, सुन लीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, यहाँ जो जनता आई है, या आपके चैनल के माध्यम से जो जनता सुनना चाह रही है, वो मोदी जी का भविष्य का विजन सुनना चाह रही है। वो भविष्य बच्चों का कैसे संवरेगा, युवाओं का कैसे संवरेगा, देश कैसे जुड़ेगा, सारे संप्रदाय के लोग फिर से मिलकर के रहें, देश की तरक्की और प्रगति की बात कीजिए। आप इतिहास के कालखंड में उलझा के जाएंगे तो बहुत कुछ पन्ने खुलेंगे आपके। आपने भी गुजरात के दंगे किए। मैं आ गया, रुको, मैं आ गया, 1 by 1 आ गया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस तो चुपचाप बैठी है, भैया हाथ पकड़े हुए। मैं आ रहा हूँ अभी। धन्यवाद जी प्रतीक भैया। और पहले तो सभी को गणेश चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी शोएब जमई बार बार कह रहे थे, भविष्य की बात कीजिए, भविष्य की बात कीजिए। ये जो भविष्य दिखाना चाहते हैं 2047 में, ये देश इस्लामिकरण हो जाए, या ये देश नरेंद्र मोदी जी के विजन से ये देश विकसित हो जाए, ये बात कर रहे हैं। लेके आते संविधान, तिरंगा लेके घूमते हैं, लेकिन जब दुमका के अंदर 7% आबादी माइनॉरिटी हो जाती है, तो वहां संडे की जगह शुक्रवार का दिन छुट्टी का हो जाता है। बड़ा मुश्किल है हैदर, तुमसे शिक्षा लेनी चाहिए, तुम्हारे स्कूल में ही आना चाहिए सबको। तुम्हारे तालाब पे तो सारे लोग पानी पी रहे हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब। मैं आया 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1। एक बात कान खोलकर सब सुन ले, 2047 तक ये भारत अति विकसित और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक सेकुलर देश बनेगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र का कीड़ा और मुस्लिम राष्ट्र का कीड़ा छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री है और आगे गाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा।
कौन वाला बनेगा? अभी चाय वाला है, फिर गाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ जी, 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। उनके बाद पूछ रहे हो ना कौन, तो गाय वाला आएगा, गाय वाला आएगा, गाय वाला आएगा। मैं इनको बीजेपी आवाज रुको शुएब, 2029 में सोचना दिमाग में डाल लो। 2047 में भगवत है और रहेगा। बैठ जाओ शुएब भाई बैठिए। शुएब भाई बैठिए। समाजवादी पार्टी भी बोलेगी क्या? कोई है स्टेक, मतलब है प्रधानमंत्री का मामला है क्या, फंसा है? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अभी तो 50 साल तक रहेंगे। हाँ। देखिए, इनको पहले पता होना चाहिए, इतना घमंड नहीं होना चाहिए। जो सूर्य अभी पूरी आभा से चमक रहा था ना, वो भी उसे डूबना पड़ा। ये प्रकृति का नियम है, जो उदय हुआ है उसे डूबना पड़ेगा, और जो डूबा है उसे उदय होना पड़ेगा। इनसे बोलिए पहले अपनी पार्टी तो बचा लो, बकवास बची हुई है। गजब है भाई, गजब है। मैं आया। बैठिए। आज हमारे साथ डिबेट में जो लोग मौजूद हैं उनका परिचय मैं करा देता हूं। ज्योति कुमार जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। रांची से आते हैं, झारखंड के हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बिहार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज्योति भाई। सैयद यासिर जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्यांशु पांडे एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब जमाई साहब हैं, अध्यक्ष हैं इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन से, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी तकरीर भी करते हो, बहस भी करते हैं। हाँ जी, ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है। शुएब भाई को समझ में नहीं आता है कि करे तो करे क्या, क्योंकि भविष्य इनका अंधकार में दिख रहा है मुझे। अगर ये मोदी जी के साथ आते, मैं दावत दे रहा हूं, हाँ। इन जैसे इंटेलेक्चुअल की जरूरत है देश को, इनके दिमाग को, इनके काम करने के तरीके को। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप किसके साथ? ये अगर नहीं आ रहे हैं, ये भारत जोड़ो के साथ जा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? अच्छा, भारत टूटा कब था? हर रोज सुनिए कब टूटता है। हर रोज जब जनता के जो जनहित मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, जो जनता के जरूरी मुद्दे, उससे हट करके जब आप हिंदू मुस्लिम की नफरत करेंगे, राजनीति में एक दूसरे को लड़ाएंगे, तब भारत टूटता है। और इसलिए भारत को जोड़ने की जरूरत है। भारत को सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत, मूल मंत्र सबका साथ, विकास, विश्वास और लाल किले के प्राचीर से जब उन्होंने प्रयास की बात प्रधानमंत्री ने कहा, तो कोई आपको फिर गुंजाइश नहीं बचती। राइट नाउ यू प्लीज लिसन। मैं हाँ जी, हाँ ठीक हम लोग की आधी से ज्यादा बीत चुके हैं। हाँ की बात कीजिए, यहाँ पे राजनीति नहीं। नहीं ठीक है भाई साहब, नमस्ते। जोड़ना बाद में हम देख लेंगे। हाँ भाई साहब नमस्ते। हाँ जी, हाँ नमस्ते जी। आप भारत जोड़ो की बात से शुरुआत करने वाले थे और कहाँ चले गए आप? भारत जोड़ो तो शुरू हुआ था, मैंने कहाँ पहुँच गया। अब यहाँ आ जाइए। हाँ। भारत एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए हमारा वतन। हाँ। ये जो भारत यात्रा की जो चल रहा है, हाँ। उस यात्रा में आपको समझना होगा कि ये किस लिए है। हाँ। जब ये बात करते हैं 80 और 20 की, जब ये बात करते हैं कब्रिस्तान और इसकी बात करते हैं, तब ये भारत टूटता है। जब ये बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं, शहरों में 9.62% बेरोजगारी है, रूरल एरियाज में 8.26 है, उसकी बात नहीं करते हैं। किसानों की बात नहीं करते हैं, पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने के लोगों की बात नहीं करते हैं। तो आप बात करें, आप अभी सेंट्रल विस्ता कर्तव्य पथ बनाया इन्होंने। अरे भाई, पहले तो आप अपना कर्तव्य करें। जो जुमलों को लेकर 2 करोड़ नौकरी लेकर 40,000 लोगों को नौकरी दी उसमें। 2 करोड़ लोग को नौकरी देने वाले थे, आप दिए नहीं और उसको जुमला बोलकर भाग गए। तो अब जब वो कर लेते तब ये कर्तव्य पथ बनाते, फिर चलते तो हम लोग भी तालियां बजाते। वो कहते हैं ना कर्तव्य बना। 40,000 कितने लोगों को रोजगार दिया कर्तव्य पथ में? उन्होंने कहा जी, हाँ जी 40,000 का दावा हो रहा है सर, लेकिन बात यह है कि देश में अभी जरूरत कितनी की है? अभी तो करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए, एक बेरोजगार की आवाज सुन लीजिए। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा क्यों जरूरी है?
जरूरी इसलिए है कि जब तक ये हरा और ये दोनों कलर मिलेगा नहीं तब तक ये देश है। इस कलर को दिल से जोड़ना पड़ेगा, तिरंगे को दिल से जोड़ना पड़ेगा। जैसे सफेद, हरा, केसरिया सबको आपको जोड़ना पड़ेगा, और वो नहीं जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने सुनियोजित तरीके से देश के ऊपर सांप्रदायिक हमला किया है, हिंदू मुस्लिम विभाजन किया है इस देश में। आप सोच के देखिए कि स्वतंत्र भारत में पहली बार केंद्र में एक ऐसी सरकार है जिसमें कोई भी मुस्लिम उसमें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। देखिए प्रतीक जी, ये बार बार रोजगार की बात की जा रही है, और अभी शोएब जमी जो बार बार चिल्ला रहे थे देश में लोकतंत्र सौहार्द, भारत तेरे टुकड़े होंगे चार चिल्लाने वाले शाहीन बाग में खड़े होके आज देश का कॉन्स्टिट्यूशन लेके खड़े हुए हैं। दूसरी बात प्रतीक जी, ये बार बार रोजगार की बात कर रहे हैं कांग्रेस के मेरे मित्र। 2004 से 2014 तक इस देश को केवल उपभोक्ता बनाया किसने? कांग्रेस ने। आज प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और साथ में इतने सारे एंटरप्रेन्योर बना दिए। ये रोजगार की बात कर रहे हैं कि रोजगार तो आपने पकौड़ा बनाने के लिए उत्साहित किया है, आप तो पकौड़ा बनाने के लिए उत्साहित किया है। 9 लाख से 5 लाख आ गए रोजगार, आप उसकी बात नहीं करते हैं। आपको शर्म नहीं आती है कि आज गरीबी की क्या स्थिति है? लोग को खाने का जगह, आज जो 400 रुपया में सिलेंडर था, किसी से भी पूछ ले क्या 1000 रुपया में मिलता है या नहीं? पूछे किसी से क्या 1000 रुपया में मिलता है कि नहीं? आज सरसों का तेल 200 रुपया में मिलता है कि नहीं? पूछे गरीबों से। हमारे देश में कोई गरीबी नहीं है। आज काफी लगा रहे हैं। मैं आ रहा हूँ वन बाय वन। क्या नाम है बेटा? कहाँ से आ रहे हो राकेश? मैं गुड़गांव से आ रहा हूँ, रहने वाला हूँ, यूपी का हूँ मैं। यूपी में कहाँ के रहने वाले हो? गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से। हाँ तो गाजीपुर बताओ। मैं पूछा कहाँ से आ रहे तो कहना चाहिए गाजीपुर से आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, गाजीपुर से आ रहे। बाबूजी नमस्ते, ठीक है ना आप? ठीक नहीं है, मैं आता हूँ, बात करता हूँ। हाँ तो बताओ क्या बोलना था? बोलना था हमें कि ये कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया मोदी सरकार ने बनाया, मगर फिर भी तो लोग बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं। बेरोजगार हैं लोग, फिर भी तो बेरोजगार हैं। इतने चीजें बनाई लेकिन उसके बाद भी लोग बेरोजगार हैं। मुझे एक बात कहनी है, ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं। मुझे ये कहना है कि बहस रोज होती है, लेकिन रोजगार शब्द को रीडिफाइन करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सारा का सारा जो पर्सपेक्टिव है उसको समझने की और समझ के रखने की जरूरत है कि रोजगार क्या। वन बाय वन, ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू। जी, देश के हालात पे एक शेर कहना चाहता हूँ। इरशाद साहब, क्या नाम हो गया आपका? खान कुमार सिंह जोसेफ। खान कुमार सिंह जोसेफ। खान कुमार सिंह जोसेफ। खान साहब बहुत सोच के समझ के आए हैं मेरे शो में, और इन्हें ये मालूम था कि ये भैया जी नाम जरूर पूछते हैं, तो इन्होंने सोचा नाम क्या रखा जाए। तो इन्होंने कहा कि खान, सही बात कह रहा हूं ना मैं? तो आपने नाम रखा खान कुमार सिंह जोसेफ। खान कुमार सिंह जोसेफ, बहुत अच्छा, ताली बजाइए इनके लिए। और आगे आइए आप, शेर पढ़िए। अब हाथों में यहाँ तलवारें, बंदूकें, पत्थर हैं। अब हाथों में यहाँ तलवारें, बंदूकें, पत्थर हैं। मुल्क के हालात बहुत बदतर हैं। आगे दूसरा शेर लेंगे, पहले शेर का जवाब तो ले लें। जी आपको नहीं कोई जरूरत नहीं उनका नाम, वो उनका प्रेरोगेटिव है, वो नाम बताना चाहें जो ना। अगर वो नाम ये अपना यही बताते तो मैं इनको यही नाम मानूंगा। जी बोलूंगा कि अमर अकबर एंथोनी का पिताजी भी वो किशन लाल ही था, तो इसलिए ये जो बात कह रहे हैं ना, पत्थर हर जगह है, जो पत्थर चला रहे हैं उनके ऊपर निशाना साधो। ये मारीच बनकर झूठ मत बोलो, पत्थर हम खाते हैं, पत्थर ये चलाते हैं। इस बात को जान लीजिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारत जो है इस्लाम और हिंदू आस्था की मिलन स्थली है। तो इस बात पे कोई शक नहीं होना चाहिए, और ये देश की जनता जानती। सवाल ये है कि आप रोजगार की जब बात करते हैं तो आप कहते हैं जी हमने तो ट्विटर पे रोजगार दे दिया, 2-2 रुपया तो मिल ही रहा है, तो इससे रोजगार नहीं। अरे 5 शादी करोगे, 50 बच्चे पैदा करोगे, फिर कहोगे रोजगार दे दो। कहाँ से ऐसे जाहिलों को लाते हो? जाहिल तुम हो। सुनिए, अपने
रुको 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 रुको, यहाँ तुम यहाँ तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ खड़े रहो, यहाँ खड़े रहो जी। अब बताइए, इस तरह की घृणा, इस तरह की मानसिकता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये देश विभाजन करने वाली बात करते हैं। क्या क्या केवल क्या क्या मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, इनसे बड़ा हिंदू हूँ। सुबह पूजा करता हूँ तो खाना करता हूँ, अगरबत्ती जलाता हूँ तो खाना करता हूँ, अपने काम के लिए निकलता हूँ। ये हिंदू के नाम पर ये बता रहे 50 हिंदू भी बहुत से घर हैं जिनके हम 10 लोग पर, हमारे लालू यादव के यहाँ 9 लोग पर, 9 बच्चे हैं। इसके बारे में क्या बात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग हैं जिनके बहुत से बच्चे हैं? आप उसकी बात नहीं करते। एक समुदाय के लोग को आप टारगेट नहीं कर सकते। नहीं, देखिए मैं ये नैरेटिव जान बहुत अच्छी डिबेट चल रही है। कैसे नैरेटिव बदल जाता है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। बात हो रही थी नाजुक से बेरोजगारी पे, कैसे बदल गई बताऊंगा जी। वो जो ये कहते हैं ये इनकी संस्कार दर्शाते हैं, मुझे उसमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं गर्व के साथ कहता हूँ, इस भारत माँ की कसम खा के कहता हूँ कि इस देश के हिंदुओं पर हमको गर्व है कि वो हमारे लिए लड़ते हैं जब कोई ऐसा लीचड़ आदमी। जमाई साहब ने आज एक बात कही, and I will appreciate it. No, मैं आ रहा हूँ। यासिर भाई, of course I will come to you. यासिर I will come to you. Do not, no. आज इन्होंने कहा कि भारत माता, देखो सुनिए दयाशंकर, बहुत सेकंड्स में आपको मालूम है मेरे डिसिप्लिन के बारे में। प्लीज सिट डाउन। मैंने कहा कि इनको अप्रिशिएट करना चाहिए जहां जो अच्छी बात है, जो अच्छी बात कहता है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, कोई भी हो जी। अब मैं आ रहा हूं। देखिए, मुझे लगता है कि शोएब जामई ने अगर उन्होंने कुछ बोला है तो एक साहब ने उनको बोला, लेकिन शोएब जामई के जो लास्ट के अल्फाज थे वो भी मतलब तारीफ करने लायक नहीं थे, तो इन्हें समझना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। तो यही 50 बच्चे पैदा कर रहे हैं क्या? नहीं, किसने कह दिया? कौन कह रहा है? आप नैरेटिव कैसे बना सकते हैं? आप डिस्कोर्स कैसे पॉलिटिक्स की बदल सकते हैं? मैं ऑथोराइज्ड प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। मैंने आपसे कोई बात कही क्या? मैंने आपसे जब शुरुआत करी तो सबका साथ विकास विश्वास की बात करी, सबके प्रयास की बात करी। और हम किस पे अटैक कर रहे हैं? जो लोग जिन्हें कर्तव्य पथ पच नहीं रहा है, जो भ्रष्टाचार पथ, जो परिवारवाद पथ पे चल रहे हैं, उन्हें कर्तव्य पथ कैसे पसंद आएगा? उस पे आज आपकी चर्चा है, आप चर्चा करें। लेकिन इन्होंने गलत अल्फाज बोला है तो मैं सपोर्ट करूंगा, मैं अकेले नहीं छोड़ सकता। देखिए प्रतीक जी, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ। हाँ भैया, आप सबसे बड़े हिंदू हैं, कांग्रेस सबसे बड़ी हिंदू है। 1947 में हिंदू कटा, सबसे कहाँ से आए हैं आप? देने पड़ेंगे आपको प्रतीक जी। हम तुम्हें 1 घंटा देंगे, 1 घंटा देंगे, 1 घंटा देंगे। मैं 1 घंटा दूंगा। ना सूर्या मैथिल, मैं प्रोग्राम बंद कर दूंगा। मैं एक घंटा देने को तैयार हूं, लेकिन प्लीज लिसन मी। जब आप बोलते हैं ना, जब आप कुछ बोलते हैं, इतना हार्श बोलते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मुझे मेरे ऊपर ही किसी ने चला दिया। सच बोल रहा हूँ। आप बहुत सच ना बोलिए। कश्मीर के अंदर यहाँ रुकिए, धीरे। अरे भाई, धीरे बोला जा सकता है। कश्मीर धीरे बोलो और नहीं चलाओ टोन। प्रतीक जी, जब कश्मीर के अंदर 5 लाख कश्मीरी पंडितों को धीरे बोलो कर भगा दिया गया, वो गली गली दौड़ रहे थे, तब कांग्रेस का हिंदुत्व कहाँ चला गया था? तब भारत जोड़ो कहाँ चला गया था? यही पूछिए, भारत जोड़े कहाँ चला गया था? जब गोधरा के अंदर इतने सारे राम भक्तों को जला दिया था ट्रेन में, तब भारत जोड़ो कहाँ चला गया था? मैं सूर्या, कभी कभी होता यह है कि सवाल अच्छा होता है, लेकिन टोन इतनी ऊपर होती है कि मुझे डर रहता है। बस इतना ही कहना था। तो कूल डाउन आराम से जी। नवज्योति, अच्छी अमी गड़ाओ। देखिए, आज जो बात हो रही है वही बात होने दें।
समाज में कुछ विध्वंसक लोग होते हैं, उसके लिए लोगों को चिंता नहीं करना चाहिए। भारत जोड़ो का जो कल्पना की गई और जो बात हो रही है उसमें आपको सारे मैसेज मिले। आप देख रहे हैं जब कन्याकुमारी से राहुल गांधी निकले तो लाखों लोग भीड़ ला रहे हैं। किस लिए? इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो ये सरकार, ये लोग घबरा रहे हैं, ये लोग घबरा रहे हैं, घबरा गए। कैसी बातें कर रहे हैं? एक बारात में दूल्हा एक ही होता है, एक बारात में दूल्हा एक ही होता है। विपक्ष एक ऐसी ही बारात है जहां हर बाराती दूल्हा बनने को तैयार है। पहली चीज, अगर आप बात करते हैं देश जोड़ने की, आप कांग्रेस नाम की लाश में आत्मा फूंकने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी चीज, देश कब बंटता है? देश टूटता तब है जब याकूब मेनन की मजार पे फूल चढ़ाए जाएं और आप खामोश रहते हैं। देश टूटता कब है? जब शाहीन बाग में अपने घर की महिलाओं को आगे रखकर आप पीछे से पत्थर चलाते हैं। देश टूटता तब है। देश टूटता कब है? जब आप एक सशक्त, एक सक्षम प्रधानमंत्री को गाली देते हैं और विदेश में बदनाम करने का प्रयास करते हैं, तब देश टूटता है। आप अगर आपकी सारी बातें सही और आपने बिल्कुल सही बात कहा, बारात में दूल्हा एक ही होता है, गलत नहीं कहा। लेकिन मेरी बात सुनिए, अगर आप दूल्हा नहीं डिसाइड कर पा रहे तो ये आपकी कमी है। नो लेट्स बी कंप्लीट। क्या इतना बोलने लगते हैं? रुकिए, लेट बी कंप्लीट। आपकी दिव्यांशु, आपकी सारी की सारी बात सही। दिव्यांशु, मैंने उस पर कहीं टोका, बस एक शब्द जो था वो उस पर मुझे ऐतराज है। कांग्रेस रूपी लाश नहीं यूज कर सकते आप। वो हमारे परंपराओं में, हिंदू परंपराओं में या कोई भी परंपरा हो उसमें वो आपने एक्सेप्ट कर लिया? बिल्कुल एक्सेप्ट किया मैं। थैंक यू सो मच। वक्त छोड़ दो ब्रेक के बाद। गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन। 9 साल के बच्चे को काट लिया जो पहले से लिफ्ट में मौजूद था। इस घटना के बाद हंगामा खड़ा हो गया, जिससे सबक लेते हुए गाजियाबाद नगर निगम ने पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन के लिए मुहिम तेज कर दी। कई लोगों के यहाँ पर 5,000 रुपए के चालान किए गए हैं जिन लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। नगर निगम के अधिकारियों ने जुर्माने से बचने के लिए लोगों को जल्द से जल्द अपने कुत्तों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की नसीहत दी। 200 रुपए का रजिस्ट्रेशन होता वो करा लें, ऐसी कंडीशन ही ना आए कि आप किसी 5,000 का जुर्माना लगाना पड़े। वहीं नगर निगम ने जल्द ही एक सर्वे कर कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने वालों पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की भी बात कही। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में नकली मैगी मसाला बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश होने से हड़कंप मच गया। इस छापेमारी के दौरान पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गिरोह के एक आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया। और इस छापेमारी के दौरान जांच टीम तब हैरान रह गई जब एक मकान में 1-2 नहीं बल्कि नकली मैगी मसाला के करीब 20,000 पैकेट बरामद हुए। इन पैकेट को अलग अलग बोरियों में रखा गया था। बताया गया कि इस गिरोह ने आसपास के इलाकों में नकली मैगी मसाला के इन पैकेटों की सप्लाई की थी। इस चीज को बहुत ही सीरियसली लेते हुए गहनता से जांच कर रहे हैं क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ की बात है। इसके साथ ही गिरोह के दूसरे आरोपियों को पकड़ने की कोशिश तेज कर दी गई। वहीं जानकारों के मुताबिक मिलावटी मैगी मसाला लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। जो आपकी किडनी को डैमेज कर सकते हैं, आपके जो आंत की नली है उसको डैमेज कर सकते हैं। ऐसे में लोगों से ये अपील की गई कि वो खुले में मिलने वाले मैगी मसाला के पैकेट के बजाय मैगी के पैकेट के अंदर जो मसाला पैक होता है उसी का इस्तेमाल करें। इधर लखनऊ के चौक थाना इलाके के लेटे हुए हनुमान मंदिर में मूर्तियों को खंडित करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तौफीक नाम के पकड़े गए शख्स पर मंदिर में 2 मूर्तियों को तोड़ने का आरोप है, जिनमें एक मूर्ति शनिदेव की है जबकि दूसरी हनुमान की। आरोप है कि बुधवार की रात तौफीक मंदिर में पहुंचा और उसने दोनों मूर्तियों को खंडित कर दिया। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। दावा किया गया कि वीडियो में दिख रहा आदमी तौफीक ही है जिसने मंदिर में घुसकर मूर्तियों को तोड़ दिया। जो शख्स अपने आप को शिवा बता रहा था वो शख्स सीधे यहाँ पर पहुँचता है और यहाँ पर शनिदेव और हनुमान जी की प्रतिमा है, इससे वो खंडित करता है। मंदिर के ट्रस्टी ने बताया कि तौफीक जब वहां पहुंचा तो उसने जय श्री राम के नारे भी लगाए। ट्रस्टी के मुताबिक खुद को शिवा बताने वाले तौफीक की कोशिश गर्भगृह की मूर्ति को नुकसान। हैदराबाद में असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की सभा में हंगामा, मंच पर चढ़कर टीआरएस के कार्यकर्ता ने जबरन माइक छीना। हंगामा कर रहे आदमी को मंच पर मौजूद लोगों ने हटाया।
याकूब मेमन की कब्र को लेकर अंडरवर्ल्ड से मिली धमकी की शिकायत। बड़ा कब्रिस्तान ट्रस्ट से जुड़े आदमी ने की पुलिस से शिकायत। मुंबई पुलिस ने कहा धमकी मामले की जांच करेंगे। कोलकाता में गुजरात एटीएस और डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। 200 करोड़ की कीमत के 40 किलो ड्रग्स बरामद। दुबई से लाए गए ड्रग्स। दूर तक सिर्फ गायों के शव ही नजर आए। ये वीडियो बीकानेर शहर से 2 किलोमीटर दूर जोड़बीड़ इलाके का है, जो एशिया की सबसे बड़ी गिद्ध सैंक्चुरी है। लेकिन आरोप है कि यहाँ लंपी वायरस से मरने वाली गायों को भी खुले में फेंका जा रहा है, जबकि नियम के अनुसार उन्हें गड्ढों में दफनाना चाहिए था। यहाँ पे सभी गौवंश लंपी वायरस से ग्रसित है और ये हवा में खुले छोड़े गए हैं। ये गैर जिम्मेदाराना काम अधिकारियों का है। हालांकि अधिकारियों ने लंपी वायरस से मरने वाली गायों को खुले में फेंकने की बात से इनकार कर दिया। लंपी से जो भी पशु मरते हैं उनको यहाँ नहीं डाला जाता, वो अलग अलग स्थानों पे उनको गाड़ने के लिए खाइयां खोद के और उनको गाड़ते हैं। लंपी वायरस की सबसे ज्यादा मार राजस्थान पर ही पड़ी है और वहाँ रोजाना इस बीमारी से सैकड़ों गायों की मौत हो रही है। इस बीच ओडिशा के चांदीपुर में दुश्मन को खोजकर मार गिराने वाले एक मिसाइल सिस्टम का भारतीय सेना और डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया। सेना के लिए रिसर्च करने वाली संस्था डीआरडीओ ने ही इस स्वदेशी मिसाइल सिस्टम का डिजाइन भी तैयार किया है, जो जमीन से हवा में हमला करके दुश्मन के छक्के छुड़ाने की क्षमता रखता है। स्वदेशी तकनीक से बने इस मिसाइल सिस्टम को टेस्ट करने के लिए चांदीपुर में 6 मिसाइलों को फायर किया गया, जिसका वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें दुश्मनों को देश का दम दिखाया गया। क्योंकि इस स्वदेशी मिसाइल सिस्टम का परीक्षण दिन और रात दोनों समय में सफल रहा। इस दौरान हवा में अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर मौजूद टारगेट पर निशाना साधा गया, जिसके लिए 6 मिसाइलें दाग कर देखी गईं। दावा है कि इस मिसाइल सिस्टम की सबसे खास बात है कि ये दुश्मन और हथियारों को खोजकर मार गिराने की क्षमता रखता है और फायर करने के बाद अपनी जगह को तुरंत बदलने में भी माहिर है। यही नहीं, ये मिसाइल सिस्टम दुश्मन के रडार को चकमा भी दे सकता है। इस मिसाइल सिस्टम के परीक्षण के दौरान डीआरडीओ और सेना के अधिकारी वहाँ मौजूद रहे, जिनकी निगरानी में हवा में तेज रफ्तार टारगेट को भी निशाना बनाया गया। गुजरात के राजकोट से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें सांड एक बुजुर्ग पर हमला करता दिखाई दिया। ये घटना 3 सितंबर की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सामने आया है, जिसमें वो सांड बुजुर्ग को जमीन पर जोर से पटकता नजर आया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सांड सड़क से गुजरता दिखाई दिया। उसी वक्त वो बुजुर्ग उसे वहां से भगाने के लिए उसके पीछे आते दिखे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस पर डंडे से हमला किया, सांड पीछे मुड़कर उन्हें अपने सींगों से पीछे ढकेलने लगा। इसके बावजूद बुजुर्ग उस पर लगातार डंडे बरसाते रहे, जिसकी वजह से सांड को गुस्सा आ गया और उसने उन्हें अपने सींग से उठाकर जमीन पर पटक दिया। सांड का यह हमला इतना जोरदार था कि वो बुजुर्ग हवा में उछलकर जमीन पर गिर गए। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इस बीच एक आदमी मदद के लिए उनके पास दौड़कर पहुंचा। बाद में उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस बीच जम्मू में स्टेज पर डांस करते हुए एक युवक को हार्ट अटैक आने का चौंकाने वाला वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। पिछले करीब 1 हफ्ते में यह ऐसी तीसरी घटना है। तीनों घटनाओं के झकझोर देने वाले वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल रहे हैं। तीनों ही घटनाओं में किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जम्मू में जिस लड़के की मौत हुई, उसकी उम्र तो केवल 20 साल थी, और वो लड़का एक जागरण से पहले पार्वती बनकर स्टेज पर आया था। डांस चल रहा था और लोग योगेश गुप्ता नाम के लड़के की हर अदा पर मोहित थे। योगेश पहले भी इस तरह के डांस कई बार करता रहा था। उसके मेकअप और उसकी ड्रेस को देखकर अंदाजा भी लगाना मुश्किल हो रहा था कि वो एक लड़का है। लेकिन अचानक अपने एक डांस मूव से पहले वो जमीन पर लेट गया, फिर अचानक उठकर बैठ भी गया। यही वो पल था जब उसे हार्ट अटैक आया था। लोग तो उसके लेटने को भी उसका डांस मूव समझ रहे थे, लेकिन वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। 1 मिनट तक वो हिला नहीं और गाना खत्म हो गया। तब जाकर लोगों को एहसास हुआ कि स्टेज पर उन्होंने जो देखा वो केवल डांस नहीं था। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो के बाद रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल। कल से रायपुर में शुरू हो रही आरएसएस की समन्वय बैठक में लेंगे हिस्सा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन। महारानी के बाद प्रिंस चार्ल्स बने ब्रिटेन के नए किंग। पीएम मोदी ने महारानी के निधन पर जताया दुख। 11 सितंबर को भारत में 1 दिन का राष्ट्रीय शोक। अगले बरस जल्दी आना के नारों के साथ शुरू हुई बप्पा की विदाई। मुंबई के जुहू बीच पर गणपति की प्रतिमाओं के विसर्जन। लालबाग के राजा की विदाई में उमड़ी हजारों लोगों की भीड़।
प्रसाद का एक सेब लेकर वो पलटे। सेब पर दांत ही लगाए थे कि जमीन पर गिर पड़े। थोड़ी देर तो उनके बिल्कुल पास बैठे लोगों को भी लगा कि ये रवि शर्मा की अदाकारी का ही कोई हिस्सा है, लेकिन बात केवल गिरने तक सीमित नहीं रही। रवि शर्मा की सांसें उखड़ रही थीं और जब तक कोई कुछ समझ पाता उनकी जान चली गई। PP-15 से चीन के सैनिकों के हटने की जानकारी भारत और चीन की ओर से जारी साझा बयान में दी गई। इससे पहले दोनों देशों के कोर कमांडर की 16वें दौर की बातचीत हुई, जिसके बाद खबर आई कि LAC के पास पूर्वी लद्दाख के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 यानी गोगरा हॉट स्प्रिंग से भारत और चीन के सैनिक पीछे हटने लगे हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की LAC पर शांति की कोशिश रंग लाई है। खास बात यह है कि PM के SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में शामिल होने से एक हफ्ते पहले ही ये फैसला हुआ है। SCO समिट 15 और 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान में होने वाली है। इस संगठन में भारत, चीन और पाकिस्तान समेत 8 देश शामिल हैं। यानी उज्बेकिस्तान में शी जिनपिंग और भारत के PM नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है, जिसमें LAC पर शांति के मुद्दे पर बात हो सकती है। और इस समिट के कुछ दिन पहले ही भारत ने चीन को पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 2020 यानी गलवान हिंसा के बाद भारत और चीन के बीच टेंशन बढ़ गई थी और दोनों देशों ने PP-15 यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के 1 किलोमीटर के दायरे में सैनिक तैनात कर दिए थे, जिसके बाद लगातार खबरें आई कि चीन LAC के पास माहौल बिगाड़ने की फिराक में है। कभी खबर आई कि वो वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो कभी ये खबर आई कि चीन की सेना वहाँ ड्रिल कर रही है। लेकिन आखिरकार चीन को भारत के दबाव में सरेंडर करना ही पड़ा। वो केवल झुका ही नहीं बल्कि उसने PP-15 से अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया, जिसकी औपचारिक जानकारी दोनों देशों के कोर कमांडर की 16वें दौर की बातचीत के बाद दी गई। और थोड़ी देर बाद पता चला कि दोनों देशों के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटना शुरू कर दिया है, जो LAC के पास शांति की कोशिशों में लगे भारत की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। क्योंकि LAC के पास पूर्वी लद्दाख के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से चीन की सेना के पीछे हटने का मतलब है सीमा पर शांतिपूर्ण माहौल बनने की ओर बढ़ना। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 भारत और चीन के लिए एक फ्रिक्शन पॉइंट था और वहां कभी भी 2 साल पहले हुई गलवान हिंसा जैसी घटना घट सकती थी। लेकिन डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू होने के बाद चीन के सैनिक उत्तर की ओर वापस जा रहे हैं और ये सब हुआ है भारत की ओर से चीन पर लगातार बनाए जा रहे दबाव की वजह से, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते थे कि चीन भारत की बात माने और वही हुआ। 15वें दौर की बातचीत तक जिद करने वाले चीन को आखिरकार झुकना पड़ा। पूर्वी लद्दाख में LAC के पास कई ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट हैं जहां भारत और चीन की सेना आमने सामने है। फ्रिक्शन पॉइंट का मतलब LAC के पास की वो जगह जहां चीन और भारत के सैनिक आमने सामने रहते हैं और कभी भी झगड़ा हो सकता है। इस बीच भारतीय सेना ने लद्दाख ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भी चीन को चित करने की पूरी तैयारी कर ली। भारतीय सेना पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में हथियारों के गोदाम बनाने के साथ साथ दूसरी बुनियादी सुविधाओं को भी मजबूत करने में जुटी है, ताकि LAC पर चीन की किसी भी उकसाने वाली हरकत का करारा जवाब दिया जा सके। और इसके लिए सेना ने पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में अपनी ताकत बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। वहां सीमा के करीब सड़कों का ऐसा जाल बिछाने की तैयारी है जिससे एक जगह से दूसरी जगह तेजी से पहुंचना आसान हो जाए। इतना ही नहीं, सेना वहां हथियार और गोला बारूद रखने के लिए एक बड़ा गोदाम भी बनाने जा रही है, जबकि सीमा के करीब ही हेलीपैड भी बनाए जाएंगे ताकि हेलीकॉप्टरों को LAC के नजदीक उतारा जा सके। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जरूरत कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो, कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो। ये भेदभाव धर्म जात सब भुला के चलो, ये भेदभाव धर्म जात सब भुला के चलो, कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो। हाँ, ये देश ऋषियों का, संतों का, पारसाओं का, ये देश झूमती गाती हुई घटाओं का, ये देश गीता का, इंजील का, अज़ानों का, ये देश एक खुदा के कई मकानों का।
मच। जब कविता उतरती है तो यूं ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स। आपने आज जो जान डाली, यकीनन वही है और कुछ नहीं है। जो आपने कहा, यही देश है, यही मुल्क है, यही कर्तव्य पथ है जिस पे हम सबको चलना है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कर्तव्य पथ कौन सा? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दर्ज है, कोई भेदभाव नहीं, कोई तुष्टीकरण नहीं, सब बराबर और बराबर हिस्सेदारी। जिन्होंने की इस देश में, वो कहां है नहीं मालूम। वो आएंगे तभी जब बदलते मुल्क की नब्ज पर जिसका हाथ होगा वही राज करेगा। बदलते मुल्क पे जिसकी नब्ज पे हाथ होगा वही रहेगा, कोई आए कोई जाए। और वो कौन सा देश है, उसका कलर, उसका पहचान सबको मालूम है, वही तभी होगा। मैं आगाज करता हूं। फिर वहां मुझसे कहा गया कि आज आपने परिचय नहीं कराया, मैं परिचय करा देता हूं। ज्योति कुमार सिंह जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। हो गया था परिचय हो गया था। सैयद यासिर जिलानी साहब, बीजेपी की प्रवक्ता जी। हाँ जी, आप बिल्कुल सही हैं। 2 लोगों का परिचय रह गया था इधर। हाँ, इनका रह गया था परिचय। इनका रह गया था। अच्छा। सूर्या मैथिल जी, आए सूर्या मैथिल जी का परिचय रह गया था। बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बातचीत के सिलसिले को मैं फिर से शुरू करता हूं। एक राहुल जी की यात्रा हो रही है, एक केजरीवाल जी की भी यात्रा हो रही है, एक नीतीश जी का भी प्रयास है, एक ममता बनर्जी का भी प्रयास है जी। लेकिन सवाल ये है कि भारत जुड़ा कैसे है, जुड़ना कैसे है, और जुड़ा हुआ राइट जी। आजादी के बाद भारत जुड़ा हुआ है। भारत में कहीं, अब देखिए, इन जैसे लोग जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, वो कर्तव्य पथ का भी इसी तरीके से विरोध कर रहे हैं। कोई विरोध नहीं होगा। भारत को तोड़ने का जो इनका सपना है वो कभी पूरा नहीं होगा। भारत जुड़ा हुआ है, कश्मीर से कन्याकुमारी, आसाम से लेके लक्ष्य और लक्षद्वीप तक हमारा। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, बहुत सुंदर। उसका नाम बहुत पहले कर्तव्य पथ हो जाना चाहिए था, अब हुआ है, बहुत अच्छा जी। अब हो गया आपका। हाँ। आप देखें, भारत जोड़ो की जब बात करते हैं तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इतना चिलचिलाट। मैं टू द पॉइंट 2-3 बातें बता देता हूं। आज हम सब महसूस करते हैं कि आर्थिक विषमताएं हैं कि नहीं। इस देश में जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है गरीब होता जा रहा है। केवल 60 लोग के पास जितनी प्रॉपर्टी है, केवल 60 लोगों के पास जितनी प्रॉपर्टी है, वो 60,000 करोड़ के पास उतनी प्रॉपर्टी आती है। तो आप बताएं कैसे नहीं है? क्या सामाजिक ध्रुवीकरण हो रही है कि नहीं? क्या राज्यों के अधिकार सेंटर ले रही है कि नहीं? क्या इसमें राजनीतिक विकेंद्रीकरण हो रहा है कि नहीं? इस पर सवाल करने की बात है, इस पर सवाल करें। और आप जैसा आपने बात बोला कि कर्तव्य पथ पहले बन जाना चाहिए था, ये बिल्कुल सही बात है। अगर कर्तव्य पथ 8 साल पहले बन गई होती या 8 साल में ये आ गए होते तो हम लोग, ये सारे लोग इसी अच्छे काम करते रहते और सामाजिक ध्रुवीकरण की बात नहीं करते। मैं आऊंगा 10 सेकंड, जो मैं आज उसको 20 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगा जो थोड़ा सब्र के साथ खड़ा रहेगा। मैं ऑफकोर्स आ गया। मैं यासिर आ जाऊंगा। यू हैव टू वेट। देखिए, आप एक ऐसे संगठन और एक ऐसे नेता के बारे में आप कुतर्क अनर्गल बातें कर रहे हैं। आप बताइए, आज छत्तीसगढ़ में, मैं बार बार कह रहा हूं, राजस्थान में क्या हालत है। भ्रष्टाचार पथ इन्हें लेके आगे चलने वाले। मैं भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, गहलोत की डूबी हुई सरकार भ्रष्टाचार में कमाल की बात कर रहे हैं। कमाल सब। अरे आप देखिए, ये जो 2G से लेके जीजाजी तक के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, और कर्तव्य पथ से इनको इसलिए बौखलाहट। अब सब लोग चुपचाप खड़े रहो। अरे म्यूजिक वाले भैया, क्या हुआ? पानी पी रहे थे, प्यास लगाई। चलो किनारे आओ जी। नमस्ते मैम, कहाँ से आना हुआ आपका? द्वारिका से। वाह, द्वारिका से ही किसी व्यक्ति की, मैं आ रहा हूँ आपके पास, द्वारिका से ही किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा थी। वही संदेश लेके आ सकता है, क्योंकि वहीं कृष्ण होते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं। तो जय हो द्वारिकाधीश की।
दिल्ली द्वारका। हाँ मैं जानता हूँ दिल्ली द्वारका से। हाँ मैं भी वहीं दिल्ली द्वारका की बात कर रहा हूँ। अब हमारे तो आराध्य हैं, तो मैं तो उनको जहां भी जिसके जैसे भी नाम लेगा कोई, तो मैं जो उन्हीं से जुड़ जाता हूँ। मेरा तो कनेक्शन ही उन्हीं से होता है तुरंत। बाबू क्या नाम है आपका? मोहम्मद कयूम। मोहम्मद क्या हुआ है हाथ में? वो गिर गया था तो। ध्यान रखा करो, नशा वशा तो नहीं करते हो? पक्का ना? हाँ वो कुफ्र है ना, नशा ना करना। जी जी मैम कुछ बोलना चाहती हूँ? से समथिंग सर? Sir, already I am not belongs to any of the party, Right, but I wanted to ask all these political parties that when this बेरोजगारी और जो cost of living which is going up every day, हर सामान की जो प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, इसका कुछ सोल्यूशन हो सकता है? वेरी गुड सर। व्हाट्स योर नेम सर? रघुनाथ। ऋतुराज। रघुनाथ। रघुनाथ जी ने एक सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल है। असमानता जो है समाज में बढ़ी है, अमीर आदमी बहुत अमीर हुआ है, गरीब आदमी बहुत गरीब हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। फैक्ट्स को कहना चाहिए। अगर आप फैक्ट्स नहीं कहते हैं तो आप बेईमान हैं। फिर मैं बेईमान हूंगा अगर मैं नहीं कहता। तो मैं जानता हूं कि असमानता बढ़ी है, कुछ लोगों के पास ज्यादा है, कुछ लोगों के पास कम है, लेकिन ये फिनोमेना आज का नहीं है। मैं जानता हूं सर, मैं आ रहा हूं। यू प्लीज लिसन मी, यू सब प्लीज लिसन मी। यासिर जलानी प्लीज लिसन मी। ये पहला फिनोमेना नहीं है इस देश में, ये ऐसा होता रहा है। पहले मैं ये कह देता हूं, उसके बाद कुछ कह लेता हूं। आपकी शान में कहीं गुस्ताखी ना हो हुजूर, जो आप कहे मैं वही कह सकता हूं। आप कहिए मैं कह दूं कि ये रात हो गई है या दिन हो गया हूं। ठीक है सर, लेट मी कंप्लीट माई सेंटेंस सर। लेट मी कंप्लीट माई सेंटेंस सर। कहां से हैं आप? हम बिहार खगड़िया से सर। बिहार खगड़िया से हैं। सुनने की कोशिश करिए। बाढ़ में डूबा रहता है। सुनिए सर, बाढ़ खगड़िया से हैं, और खगड़िया वो जगह है जो बाढ़ में साल में हमारे जैसे 7 महीना ऐसे डूबी रहती होगी। 3 महीना तो मैंने देखा सर। प्लीज जस्ट गिव मी अ सेकंड सर। 3 महीना तो डूबी रहती है, और आधी जनता जो है वो हाईवे पे बैठी रहती है, बांध पे बैठी रहती है। तो जो आप कह रहे थे असमानता है, वो असमानता है सर। कुछ लोग सर नो, तो असमानता है सर। हम अपने घर के ड्राइंग रूम में एसी में बैठता हूं मैं सर। मैं आ रहा हूं, जो प्लीज लिसन मी। मैं अपने घर के ड्राइंग रूम में एसी में बैठता हूं, और वो जो खगड़िया में बाबूजी 3 महीना फुटपाथ पर रहता है ना, वहां सड़क पर, वो बाढ़ में डूबा रहता है। तो असमानता तो है, ये पहली बार नहीं है। और ये मैं बता रहा हूं, ये पिछले 70 सालों का ये लेखा जोखा मैं एक साथ रखता हूं। एंड जो रिस्पॉन्सिबल है वो सारे रिस्पॉन्सिबल है। जी आ रहा हूं सर, गिव मी अ सेकंड। अजीज दरभंगा से, मतलब हाँ जी, अजीज झा दरभंगा से जी, ब्राह्मण हूं मैं से। मतलब आप बार बार बिहार का नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं यहाँ पे? मतलब आप बार बार बिहार का नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं आप? मतलब हर बार बोले खगड़िया, कौन व्यक्ति आपको खगड़िया मतलब हर बार 7 महीना डूबता है? झा साहब, आप मुझे तो पहले इसी पे बात है कि आपने शुरू कर दिया ब्राह्मण। ठीक है, आप ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मण देवता को मैं चरण स्पर्श करता हूं। आप अपने घर में बहुत अच्छी तरह से रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे बोलने दीजिए। तुमसे ज्यादा बिहार देखा है और तुमसे ज्यादा जानता हूं। क्या खगड़िया में सारे लोग बढ़िया हो रहे हैं? ये तो पूरे देश में नहीं है, मतलब कहीं, मतलब तो खगड़िया का नाम ना बोले, तो खगड़िया का नाम ना बोले झा साहब, खगड़िया का नाम ना बोले, खगड़िया का नाम ना बोले, खगड़िया का नाम ना बोले भाई साहब। पूरे मुल्क में आग लगी है तो खगड़िया में बारिश हो रही है। ठीक है जी सर? बारिश नहीं हुआ क्या? मतलब नहीं, हम तुम्हारे, अरे भाई कह तो दिया मैंने, यही मुल्क की परेशानी है। समझ में नहीं है खगड़िया के बारे में सर, इसलिए वैसा बोल रहे हैं। हाँ जी, खगड़िया के बारे में समझ नहीं है सर। खगड़िया का मतलब टाउन नहीं होता है, उनके चारों तरफ इर्द गिर्द होता है, जो डूबी हुई रहती है। अभी भी डूबी हुई है वो। अब इनका मतलब ही नहीं है। आए हैं यहाँ, वहां से चले, बैठ के गाड़ी में ट्रेन में आ गए झा साहब। अब चले बोलते कहां से कि मैं झा हूं, ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण। तो क्या करें गुरुजी, पेड़ पर बैठ जाओ जाके वहां पे। जी जी सर, मैं देहरादून से, और जिससे बात कर रहे हैं वो जैसे ब्राह्मण नहीं है। जी, मैं देहरादून से डॉक्टर बिमल नौटियाल हूं और एक अवकाश प्राप्त सैनिक हूं। अभी जो मुद्दा चल रहा है भारत जोड़ो, पहले मुझे एक चीज बताओ, इतने विहंगम भारत को के 2 टुकड़े किसने किए थे, वो पहले जोड़ के दिखाओ हमको। और दूसरी बात, इस देश को सबसे ज्यादा जोड़ता है सैनिक, और उस सैनिक के लिए आप लोगों ने क्या क्या कहा है। गली का गुंडा
आप लोगों ने बालाकोट में प्रश्न उठाए, आपने उरी पे प्रश्न उठाए। और आपको अभी बताता हूं, एक साबरमती का संत पहली बार इस देश को मिला है, उसकी मदद करिए, इस देश को बचाइए। आप विपक्ष के लोगों ने सिर्फ मोदी से चिढ़ते हैं आप, और देश से चिढ़ते हैं आप मोदी की मदद करिए और इस देश को ऊपर लाइए, तभी आप गंगा स्नान करेंगे, नहीं तो दुनिया आपको माफ नहीं करेगी। अभी मैं देख रहा था आप लोग सब लोग कैसे आगे भाग रहे थे। ये क्या नेताओं का पहचान है? आपको सबसे शालीन, सबसे व्यवहार कुशल होना चाहिए। धिक्कार है आप लोगों को। नौटियाल खड़े रहे, नौटियाल साहब को पानी ला के दो, नौटियाल साहब को पानी ला के दो। नौटियाल साहब थैंक यू सो मच। मैं एक सैनिक हूं, मुझे बहुत दुख होता है, इतना बड़ा विशाल देश, पूरा विश्व नतमस्तक है, पूरा विश्व नतमस्तक है, और कर्तव्य पथ नाम दे दिया तो आंसू आ रहे हैं। अरे गर्व करिए, किंग्स हुए। एक मिनट, राजपथ सिर्फ राजा चलता था उसमें, अब कर्तव्य करने वाले चलेंगे, देश के कर्तव्यनिष्ठ इसमें चलेंगे। कितना सुंदर हो गया है, और आंसू आ रहे हैं। आप में से कईयों को मैं डिबेट में देखता हूं। आप लोग डिबेट देखते हैं? आपका डिबेट तो हमेशा दे सकता हूं भाई साहब, मानना आपको सलाम करता है। नहीं, मैं सैल्यूट मैं करता हूं। ये बताइए कि आप डॉक्टर हैं? जी, मैं डेंटिस्ट हूँ। डेंटिस्ट हैं? हाँ। तो क्लिनिक में भी डॉक्टर साहब? आज मैं कोई मशीन लेकर नहीं देहरादून आया हूँ, और विशेषकर आज खोज रहा था कब आप मिलेंगे, आज आया हूँ आपके पास। क्या बात है डॉक्टर साहब। और क्लिनिक में 1 घंटा मैं पेशेंट को बोलता हूँ बैठो, और आपके वो जरूर सुनता हूँ, क्योंकि आपकी बातें बेबाक, असांप्रदायिक, आप तुष्टिकरण की राजनीति भी नहीं करते, ना आपके शब्दों में गुंथन मंथन और चिंतन है। खगड़िया कहाँ गए? खगड़िया गए आ रहा हूं, चले रहो। खगड़िया कहाँ गए? खगड़िया कह रहे थे कि बिहार को बदनाम कर रहे। अरे मेरे जिस्म से, मेरे 25 साल के टेलीविजन कैरियर से अगर बिहार को माइनस कर देंगे ना, तो मैं इतना रह जाऊंगा। सिर्फ बिहार ना होना मेरे हिस्से में, तो मैं कुछ नहीं हूं। आए थे बताने, कहां से सेंटेंस शुरू किया मालूम है? मैं फला झा ब्राह्मण हूं। एक दिन डिबेट इस पर भी रखूंगा, मैं पक्का रखूंगा। जी जनाब नमस्ते। सहारा के 13 करोड़ लोगों का पैसा सुब्रत लेके बैठा हुआ है, मैच्योरिटी नहीं हो पा रही है। अच्छा, हमारे खुद के कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? दिल्ली का सर। दिल्ली के, और वो जो पैसा वो मोदी जी बैठे हैं, इनको कुछ करना चाहिए ना सर। एक आदमी इतने साल से लोगों का पैसा, लोग आपने कितना पैसा लगा सर? सर 1.5 लाख के करीब है मेरा। और 10 क्या काम करते हैं सर? प्राइवेट नौकरी करता। अब स्पाइन की प्रॉब्लम, अब घर ही बैठा हूँ अभी फिलहाल। स्पाइन की प्रॉब्लम है? 1.5 लाख रुपए फंसा पड़ा, पैसा मैच्योरिटी नहीं हो पा रही, कई 13 करोड़ लोगों की मैच्योरिटी नहीं हो पा रही। नौटियाल साहब पूरी सहानुभूति है सर, आपने अपनी बात की। ऑफकोर्स सर, मैं 2-3 लोग आप पहले भी बोल चुके हैं इस बारे में, आपने भी कही, जब भी मौका लगे बोलिए। नौटियाल साहब बहुत अच्छी बात कही, किसी व्यक्ति विशेष से घृणा मत करिए। तो और व्यक्ति विशेष से घृणा कर रहे हैं आप, तो आप कई यात्राएं निकाल लेंगे, फिर भी आप मात ही खाएंगे। मैंने बात कह दिया। जी बहुत भाई जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर जो कर्तव्य पथ बना दिया है, सरकार को उस कर्तव्य पथ पर चलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है 8 साल तक सरकार बिल्कुल अपने कर्तव्य पथ पर इसलिए नहीं चली कि रोजगार का वादा करने वाले लोग 2 करोड़ नौकरी का 7 लाख केवल नौकरी दे पाए। पूरे 8 साल में 16 करोड़ मिलनी चाहिए थे। कर्तव्य पथ पर इसलिए चलना चाहिए कि आप अली बजरंगबली की बात करते हैं, आप समाज में विभेद करते हैं। कर्तव्य पथ पर इसलिए चलना चाहिए। दुबे जी, आपसे तो बजरंगबली जी का कोई वो नहीं है। ये शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, विभेद करते हैं। ये कहते हैं रामजादे और फलाने की बात करते हैं। ये बात करते हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देगा उसका डीएनए ठीक नहीं है। तो कर्तव्य पथ पर पहले खुद में इनसे पूछो कि मेट्रो ट्रेन कहाँ है। देखिए प्रतीक जी, कांग्रेस के मेरे मित्र ने बोला कि 8 साल में क्यों नहीं नाम बदल दिया, आप क्यों नाम बदला? मैं इनको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत, उन्होंने देश के लिए क्या किया? आपके प्रधानमंत्री जी ने खुद मानते थे कि देश के लिए जो 1 रुपया चलता था ऊपर, वो 10 पैसे नीचे पहुंचता था। आज नरेंद्र मोदी जी के राज में अगर 1 रुपया ऊपर से चलता है तो 1 रुपया गरीब को नीचे मिलता है। मैं 60 साल के कांग्रेस के भ्रष्टाचार को बताना चाहता हूँ। अरे जीप घोटाला कर लिया, वो शेयर, यूटीआई, संचार और कितना कुछ किया इन्होंने। अरे देखिए विकास की बात कर रहे थे अभी यहाँ पे कि भाई बड़ी विकास में भारत मेक इन इंडिया की बात हो रही है।
होनी चाहिए। अगर सरकार इसमें सफल हो तो मैं बधाई दूंगा सरकार को। अभी सुन लीजिए, अभी भी ताजा आंकड़े सुन लीजिए पहले सुन लीजिए आपका। रुको यार, देखिए, अगर इस समय हम लोग 3 दिन पहले ही जो आंकड़े जारी हुए हैं, आप देख लीजिए हमारे निर्यात में 9% की कमी आई है और आयात में लगातार वृद्धि हो रही है। हमारा ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है, हमारा ट्रेड डेफिसिट। और दूसरी चीज, ऐसे स्थिति में हमारा एक तरह से सोचे कि ट्रेड डेफिसिट कितना बड़ा हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आपने खुदरा महंगाई दर के ऊपर कुछ अपने कंट्रोल किया है, लेकिन थोक महंगाई दर अभी भी 15% बना हुआ है, नंबर 2। नंबर 3, सुन लीजिए, 15% थोक महंगाई दर, देख लीजिए, कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल आपने झूठ बोल रहे हैं। देखिए, कर्तव्य पथ पे बोल देता हूं और लिखा हुआ पढ़ देता हूं। कर्तव्य पथ ईंट पत्थरों का रास्ता भर नहीं है, ये भारत के लोकतांत्रिक अतीत और सर्वकालिक आदर्शों का जीवंत मार्ग है। यहाँ जब देश के लोग आएंगे तो नेताजी की प्रतिमा, नेशनल वॉर मेमोरियल, ये सब उन्हें कितनी बड़ी प्रेरणा देंगे। उन्हें कर्तव्य बोध से ओत प्रोत होना पड़ेगा, ये समझेंगे नहीं। समाजवादी लोग कर्तव्य क्या होता है ये जानेंगे। मैं इसलिए पढ़ के मैंने सुना है। देखिए, ये है इनका चरित्र, प्रतीक जी, ये देश की जनता को बताइए कि कर्तव्य पथ भ्रष्ट पथ तब हो जाता है जब प्रधानमंत्री लाल किला से महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे और उसी 15 अगस्त को बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला पहनाया जा रहा था, तब ये वापस इस देश में को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सच्चाई नहीं है ये। 15 वर्ष की सजा काटने के बाद कानून के तहत उनने अप्लाई किया, कानून के तहत हुई ये चीजें। आप उनको नहीं कह सकते। आप उस समय कहाँ थे जब वो 15 वर्ष से, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बिल्किस बानो पर यह भ्रम टूटना बहुत जरूरी है। यहाँ पर सारे जितने भी अपराधी थे उनको सजा हुई, आजीवन कारावास हुआ। 15 वर्ष की सजा मिलने के बाद अगर किसी के दिमाग में कोई भ्रम हो तो उसको क्लियर कर देना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कहीं से भी होना बिल्कुल। चाहिए। 15 वर्ष हमारा कानून ऐसा है कि हर व्यक्ति को मौका देता है। 15 वर्ष की सजा के बाद वो रिहा हुए हैं कानून के तहत। कर्तव्य पद से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी जब जब लाखों लोग जो सड़क दुर्घटनाएं में मरते हैं, अगर वो ठीक हो जाए उसके बाद कर्तव्य पथ बनाए। हॉस्पिटल में जब सुविधाएं हो जाए उसके बाद कर्तव्य पद कर ले, तब हो जाए, तब कर्तव्य पद की बात हो। जब शिक्षा सुधार हो जाए तब कर्तव्य पद की बात हो, तब बात हो। जब लाखों भारत माता की